नेम ऑफ द चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए आपको पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर एनपीआर। एनसीआर याद है, एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करने के तरीके। एनपीआर याद है, एन में से आर लोगों को अरेंज करने के तरीके। ऑब्वियसली जब अरेंजमेंट होता है तो पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन, और उसके बाद अरेंजमेंट करते हैं ना। ओके ओके ठीक है भाई। एनसीआर क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, ठीक कर लेना, ये एन और आर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, ये होता है एनपीआर। ठीक है भाई, याद है सबको? बोलो, अरे याद है, ठीक। ओके, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं एनसीआर की। एनसीआर की प्रॉपर्टीज देखिए भाई। एनसीआर की वैल्यू याद है आपको, क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल ये गलत लिखा हुआ है, ये आर फैक्टोरियल करना है इसको, ठीक है। ओके, और एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करना, मतलब एन में से एन माइनस आर लोगों को सिलेक्ट करना, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप 10 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो जब आप 9 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो एग्जैक्टली आप एक व्यक्ति को रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। तो जितने तरीके से 9 लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, उतने ही तरीके से एक व्यक्ति को रिजेक्ट किया जा सकता है ना। सिमिलरली अगर आप आर लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो एन माइनस आर को रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। तो जितने तरीके से आर सिलेक्ट होंगे उतने ही तरीके से एन माइनस आर रिजेक्ट होंगे। सही है, तो नंबर ऑफ मेथड सेम आ जाएंगे। सही है। अच्छा, अब देखो, अगर लिख दिया जाए NCA इज इक्वल टू NCB, अगर कभी ऐसा दिया हो तो क्या होगा, या तो A और B क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो क्या होगा, A और B बराबर होंगे। इधर A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू N, इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा। ठीक है भाई। ओके, यहां देखिए, यहां देखिए, ये चीज इसके बराबर है, तो मैं कहता हूं NCA इज इक्वल टू NCB। देखो, दिस प्लस दिस करो, आर प्लस एन माइनस आर, आर से आर कटेगा, एन आ गया ना। बोलो A प्लस बी इज इक्वल टू एन आ रहा है दीदी? सिंपल बात है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये अगली प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज्यादा यूज होने वाली है, मुश्किल क्वेश्चंस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या भाई, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। क्या भाई, N में से R को चुनना, सिलेक्ट करना, प्लस N में से R माइनस 1 को सिलेक्ट करना, किसके बराबर होता है, N प्लस 1 में से R को सिलेक्ट करने के बराबर। ठीक है। अब सबसे पहले ऑब्वियसली आप चाहें तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, N फैक्टोरियल बाय N माइनस R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। फिर इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करोगे। राइट साइड वाले को भी लिख लो, देखना LHS इक्वल टू RHS आता है हमेशा। सॉल्व करके देख सकते हो आप, इसमें कोई बहुत हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है। फिलहाल के लिए याद कैसे करना है इसको, याद ऐसे करना है कि भाई जब भी आपके पास दो C वाली वैल्यूज ऐड हो रही है, देखो ये कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। NCR जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट। तो जब भी दो कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स का एडिशन हो रहा है, तो बोलो ऊपर वाले सेम है, बोलो N और N है यहाँ पे, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना। क्वेश्चन में भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, ऊपर वाले सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऊपर वाले में एक जोड़ दो और नीचे वाले में से जो बड़ा है उसको यहां लिख दो। हो गया ना, आसान हो गया ना एकदम से। ऊपर वाले सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक जोड़ देंगे और नीचे वाले में से बड़े वाला लिख देंगे। याद हो गया ना, याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो कैसे होता है। 8C2 प्लस 8C1, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो क्या करूं, ऊपर वाले में एक जोड़ दो, 9C, नीचे वाले में से बड़े वाला कौन है, 2, तो 9C2 हो गया ना। अब 9C2 निकालना तो बहुत आसान है, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। याद आ गया, बहुत ही आसान है ना। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब देखिए NC5 प्लस NC6, देखिए 9 और 9, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो क्या करूं, ऊपर वाले में एक जोड़ दो, 10 आ गया, और नीचे वाले में से बड़ा कौन है, 6, तो 6, 10C6 निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल।
आसान हो गया ना बिल्कुल एकदम। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 8C3 प्लस 8C2, इसको जूम कर लेते हैं। बोलो ऊपर वाला सेम दिखा, बोलिए नीचे वाला एक का डिफरेंस दिखा, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दो 9C3, खत्म हो गया। ओके, NCR प्लस 2 टाइम्स NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2। तो देखो ये 2 टाइम्स दे रखा है, देखो यहाँ पे एक का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पे भी एक का डिफरेंस दिख रहा है ना। तो मेरे को पता चल गया कौन सी प्रॉपर्टी है ना, एक का डिफरेंस दिखते ही वो प्रॉपर्टी लगेगी। ध्यान रखना 90% केसेस में जब भी आपको नीचे वाले में एक का डिफरेंस दिखाई दे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। सही है, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, इसको ना मैंने 2 बार लिख दिया, वही सही रहेगा, क्योंकि एक बार तो r और r माइनस 1 यहाँ कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ r माइनस 1 और r माइनस 2 यहाँ कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो इसको 2 बार लिख दिया, NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 हो गया। बोलो NN सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, क्या करूं, ऊपर वाले में एक जोड़ दो, जोड़ दिया n प्लस 1, इन दोनों में से बड़ा कौन है r, तो n प्लस 1 CR हो गया, प्लस ये प्लस आ गया। बोलो ऊपर ऊपर सेम, तो ऊपर वाले में एक जोड़ दो n प्लस 1, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो नीचे वाले में से बड़े वाला ले लो r माइनस 1। ध्यान से देखो n प्लस 1 सेम हो गया, ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में डिफरेंस कितना, एक का, तो फिर क्या करूं, ऊपर वाले में एक जोड़ दो n प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे वाले में से बड़ा ले लो r, n प्लस 2 CR हो जाएगा ना। सही है, ओके ऑलराइट, बहुत बढ़िया। खेल देखते हैं, खेल क्या हो रहा है, NC8 प्लस 9C8 प्लस 9C7 9C6 5 4 3 2 1। अरे वाह, बहुत बढ़िया हो रहा है ये तो। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, याद है ना भाई। 9 में से 8 को सिलेक्ट करने के उतने ही तरीके हैं जितने 9 में से एक को रिजेक्ट करने के तरीके हैं, यस और नो। तो बोलो 9C1 और 9C8 क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल है ना भाई। एक को सिलेक्ट करो चाहे 8 को रिजेक्ट करो, दोनों सेम होते तो दोनों बराबर है। तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, इन दोनों की जगह 9C1 प्लस 9C1 लिख दिया, तो 2 टाइम्स 9C1 हो गया। ऐसे ही 9C2 और 9C7 का जोड़ा बन गया जोड़ा, ठीक है। 9C8 सॉरी 9C6 9C3 9C5 9C4 सबका जोड़ा बन गया। तो बोलो क्या लिख दूं, इसका डबल इसका डबल इसका डबल इसका डबल, ये सारे अपने आप आ गए उधर, यस और नो। तो क्या लिखूं, 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस 9C4, क्या करूं भैया अब बताओ, ऊपर वाला सेम नीचे में एक का डिफरेंस, तो क्या करूं, ऊपर वाले में एक जोड़ दो 10 आ गया, नीचे वाले में से बड़ा ले लो 2 10C2 आ गया, ऊपर वाले सेम है तो 10 है ना, ऊपर वाले में एक जोड़ दिया और नीचे वाले में से जो बड़ा है वो ले लिया। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है, इतने सारों को सॉल्व करता, एक एक टर्म लिखता फिर जोड़ता तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता ना। प्रॉपर्टी लिखी 2 स्टेप में, मेरा काम कितना आसान हो गया। सही है, इसका वैल्यू खत्म, बस ऐसे करना है क्वेश्चन। समझ में आया। अभी ध्यान रहे हम बाइनोमियल का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आएंगी आगे बाइनोमियल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान से देखिए, n m n माइनस 1 m n माइनस 2 m प्लस डैश 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 m प्लस 1 m m और m। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं है, ये c लिखा हुआ है। ये देखो NCM लिखने का तरीका है ये, क्या भाई NCM को लिख दिया NM और ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, C लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है, ऐसे ही n प्लस 1 और m लिख दिया, नहीं जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये और ये। अब क्या कह रहा है, n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, बस आपको शुरुआत करनी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले सेम नहीं है, अपने तो वही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले में एक का डिफरेंस है। अपने ये प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ी थी कि ऊपर वाले में एक का डिफरेंस हो,
हमें क्या चाहिए, नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए और ऊपर वाला सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, इधर से तो मैं शुरुआत कर ही नहीं पा रहा हूं, चलो इधर चले जाते हैं, इधर चले जाओ। क्या आएगा देखो, एम 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 प्लस वन एम, ये क्या है, एम सी एम। एम में से एम लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके, एक ही तो तरीका है। एम लोग थे, एम में से एम को सिलेक्ट कर लिया, एक ही तो तरीका है। तो इसका वैल्यू वन है, तो मैं कहता हूं इसको वन लिख लो, लिख लिया। फिर मैं कहता हूं इस वन को एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिख लो। भाई एम में से एम को सिलेक्ट करने का तरीका एक, एम प्लस वन लोगों में से एम प्लस वन लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका वो भी एक। तो क्यों ना इसको मैं लिख दूं एम प्लस वन सी एम प्लस वन। जैसे ही मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, बोलो, ऊपर एम प्लस वन एम प्लस वन, ऊपर वाला सेम एम प्लस वन और एम नीचे वाले में एक का डिफरेंस। फिर क्या करूंगा, ऊपर वाले में एक जोड़ दूंगा, एम प्लस वन ऊपर क्या आ जाएगा एम प्लस टू, नीचे आ जाएगा बड़े वाला कौन, एम प्लस वन। सही है, तो क्या आ जाएगा एम प्लस टू सी एम प्लस वन। इसके जस्ट अगली टर्म कौन सी होगी, एम प्लस टू होगी ना। बोलो, इधर से एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, और यहां पे कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो बोलो अगला क्या आ जाएगा, एम प्लस टू सी एम। सही है, यहां क्या था, एम प्लस टू सी एम प्लस वन। तो बोलो ऊपर वाला एम प्लस टू, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस। ऐसे ही सारी टर्म धीरे धीरे कम होते 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 कहीं यहां तक पहुंच जाएंगे, और यहां जो होगा वो आपको लिखना है। कुछ कुछ फीलिंग आई, क्या करना है, सॉरी, अरे ये देखो क्या हुआ, देखो उल्टा करके लिख लिया, जो राइट साइड है तो उनको लेफ्ट साइड में करके लिख लिया। एम सी एम को लिख लिया एम प्लस वन सी एम प्लस वन। बोलो नीचे वाले में एक का डिफरेंस और ऊपर वाला सेम, तो क्या हो जाएगा एम प्लस टू सी एम प्लस वन। बोलो अब देखो, ऊपर वाला सेम हो गया, अगला एम प्लस टू है ना, ऊपर वाला सेम नीचे वाला एक का डिफरेंस। तो क्या करूंगा अब इन दोनों की जगह, ऊपर वाले में एक जोड़ दूंगा और नीचे क्या आ जाएगा एम प्लस वन। ऐसे करते करते बोलो यहां तक क्या आ जाएगा, एन एन सी एम प्लस वन, क्योंकि नीचे हर बार क्या हो रहा है, देखो एम प्लस वन से शुरू किया फिर एम प्लस वन आ गया, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो दो भी नीचे एम प्लस वन आ जाएगा। तो लास्ट तक जाते जाते क्या आ जाएगा, एम प्लस वन आ जाएगा, और ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, बोलो ये बढ़ते बढ़ते पहले एम था, एम प्लस वन मिलकर एम प्लस टू हो गया, अगले वाले एम प्लस टू से मिलेगा, फिर एम प्लस थ्री से, ऐसे ही एन माइनस टू एन माइनस वन, और फिर एन से मिल जाएगा। तो बोलो ऊपर वाला कहां तक पहुंच जाएगा, एम तक, एन तक, सॉरी, एन सी एम प्लस वन प्लस एन सी एम। अब देखो ऊपर वाले सेम हो गए और नीचे वाले में कितने का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले में एक को जोड़ दो एन प्लस वन सी, नीचे वाले में बड़ा कौन है एम प्लस वन, तो एन प्लस वन सी एम प्लस वन। तो दिस इज योर आंसर, है ना। देखने में मुश्किल है, पता नहीं जैसे क्या लिख दिया, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगेंगे जो भी पॉइंट है उसको पकड़ के या प्रॉपर्टी का यूज करके, तो क्वेश्चन अपने आप घटता चला जाएगा। फीलिंग आ रही है ललित, क्लियर है भाई, अमन, अमित, क्लियर है भाई गर्ल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 50C4 प्लस समेशन 55 माइनस IC3, आई गोज फ्रॉम 1 to 5। आई का वैल्यू चेंज होता है। समेशन याद है कैसे करते हैं, समेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने, समेशन मतलब क्या, सम। सही है, और यहां पे क्या हो रहा है, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है 5 तक। तो टोटल कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 5 टर्म्स आ जाएंगी, 5 टर्म्स लिखनी पड़ेगी। सही है, ओके। तो बोलो ये तो हो गया 50C4, ये तो यूं का यूं लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है, बहुत आसान हो गया ये तो, 50C4 आ गया, ओके। प्लस अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई को 1 रख दूंगा, आई को 1 रखो, क्या बनेगा 55 माइनस 1 54C3, तो यहाँ पे आ जाएगा 54C3 आ गया। फिर आई को रख दो 2, 55 माइनस 2 53C3, 53C3, ऐसे ही 52C3, 51C3, 50C3, क्योंकि जब आई का वैल्यू कितना होता है 5, तो 55 माइनस 5 50C3 बन जाएगा, 50C3 बन गया। सही है, तो बोलो 50C4 और 50C3, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो बोलो ऊपर वाले में एक जोड़ दो 51 हो गया, नीचे वाले में से बड़ा ले लो 4। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, ऊपर वाले में एक जोड़ दो 52, नीचे वाला बड़े वाला। सही है, 52C3 था, 52C4, ऊपर वाला सेम,
4 और 3 क्या बन जाएगा 53, इन दोनों में एक जोड़ दिया और बड़े वाला कौन आ गया नीचे 4। देखो 53C3 53C4, नीचे वाले में बड़े वाला 54C4 और आगे 54C3, कितना आ जाएगा 55C4 आ जाएगा। घटता चला गया ना, कोई दिक्कत? क्या यूं लग रहा है कि बहुत मुश्किल है? बस आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक का डिफरेंस नीचे वाले में, ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस। जैसे ही होगा सीधा क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर वाले में एक जोड़ेंगे, नीचे वाले में से बड़े वाला सिलेक्ट करेंगे। ये दो टर्म का एक टर्म बना देंगे, छोटा होता चला जाएगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये देखिए भाई, NCR इज इक्वल टू N बाय R N-1C R-1। ध्यान से देखिए, N R यहां पे क्या है N-1 और R-1 है ना। बोलो भाई, N में से एक घट गया, R में से एक घट गया, सही है। N और R दोनों में से एक घट रहे हैं। कैसे घट रहे हैं? जब इस N और R को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये N बाय R कर दो। देखो ऐसे ऐसे याद रखो, N और R है तो N और R दोनों को निकाल लो, तो N बाय R बन जाएगा ऐसे। यहां पे N निकल गया, क्या बच गया N-1। यहां से R निकल गया, क्या बच गया R-। याद हो गया ना, सही है। तो बोलो कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट के सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की वैल्यू एक एक घटानी है। क्या करूंगा, N बाय R कर दूंगा। यस और नो, N बाय R, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। यही तो हुआ है। बोलो, ऊपर वाला न्यूमरेटर में, नीचे वाला डिनोमिनेटर में, N-1 और R-1 हो गया। सही है भाई। प्रूफ के लिए क्या करना है, देखिए n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं लेफ्ट वाले की, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सही है भाई, ओके। अब मैं इसको लिख देता हूं, बोलो n फैक्टोरियल का क्या बनेगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको। बोलो भाई, फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर से लेके 1 तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बोलो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 है ना, उसको 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, n बाहर n-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही बोलो यहाँ पे ये जो r है इसको क्या लिख दूंगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और वो जो n-r है उसको यूं का यूं रख लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ अरेंजमेंट करते हैं। देखो मुझे इसके जैसा नजर आने लग गया ना, बोलो n और r नजर आ गए मुझे। देखो अब इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको छेड़ूंगा नहीं, इसको चेंज करता हूं, क्या जाएगा ये देखना, n-1 माइनस r-1 हो जाएगा। ध्यान से देखो, n-r है, इसको क्या लिख दो, n-1 माइनस ब्रैकेट में r-1। या n-r ही तो होता है। यस और नो? मार्कर है क्या यहाँ? आई विल ब्रिंग द मार्कर, वेट अ सेकंड। देखिए जैसे क्या होता है, NCR क्या होता है, बोलो है ना। अब मैं कहता हूं, मुझे एक बार इसकी वैल्यू बताओ, N-1 C R-1, इसकी वैल्यू तो बताना जरा। देखो इसकी वैल्यू सुनो, मैं बताता हूं। जहां जहां n है वहां पे n-1 आ जाएगा, जहां जहां r है वहां पे r-1 आ जाएगा। फॉर्मूला लिखो अब। तो देखो n की जगह क्या आएगा, r की जगह r-1 फैक्टोरियल, n की जगह माइनस r की जगह, सही है, यही तो लिखा हुआ। ध्यान से देखो, n-1 माइनस है, ये अंदर घुसेगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस r प्लस 1 नहीं बन जाएगा, ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, n-r फैक्टोरियल तो बचा। तो देखो ध्यान से, n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r, ये क्या लिखा हुआ है भाई, n-1 सी r-1 तो लिखा हुआ है, और बाहर कौन बच गया, n और r। तो बेसिकली क्या करना है आपने, ऐसे याद रखना है, हमेशा ऐसे ही याद रखो कि n और r ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, n-1 r-1 बच गया। समझ में नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। n-1 सी r-1 इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-1। डन, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा यूज कहाँ करना है? ऐसे ही एकदम बैठे बैठे यहाँ वो प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, है ना। ये तो नहीं है कि भाई एकदम से यहाँ मेरा वो प्रॉपर्टी लगाने का मन हो रहा है इसलिए मैं लगा, ऐसे तो नहीं है। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब आपको टर्म्स कंबाइन करनी हो या फिर जो आपके कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट्स में n और r है उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी हो, तब आप ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जहां n और r है वहां पे आपको n-1 और r-1 चाहिए, एक एक कम करना है, तो आप क्या करेंगे? निकाल देंगे बाहर उसको, n बाय r कर देंगे आगे। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान, क्या कह रहा है? 10c5 इज इक्वल टू a इंटू b इंटू 8c3 इफ a इज ग्रेटर देन b फाइंड a एंड b। अरे बहुत ही आसान है ये तो। ध्यान से देखो क्या हुआ, यहां कौन है 10, यहां कौन है 8, यहां कौन है 5, यहां कौन है 3। ये 2 बार घट गया, ये भी 2 बार घट गया, मतलब एक बार इसको ऐसे करके निकाला होगा और एक बार फिर से उसको ऐसे करके निकाला होगा। यस और नो? तो प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या थी? एन सी आर इज इक्वल टू एन बाय आर, n-1 सी r-1। तो देखो भाई n की जगह क्या है अब? 10c5। अब मैं कहता हूं 10 और 5 को बाहर निकाल दो, 10/5 आ जाएगा। यहां एक कम हो गया, यहां एक कम हो गया, बोलो n- और r-1 एक एक कम हो गया ना ऊपर नीचे, बोलो इसमें से एक कम कर दो, क्या आ जाएगा? 9c4। सही है। अब क्या करूं? 9 और 4 को भी बाहर निकाल देता हूं, 9 4 8c3 बच जाएगा। सही है। अब बताओ, ये हो गया a और एक हो गया b, कौन सा a है कौन सा b है, कैसे आइडेंटिफाई करें भाई? इसने बोल दिया ना a इज ग्रेटर देन b, तो इनमें से जो बड़ा है वो a है और जो छोटा है वो b है, तो बोलो बड़ा कौन है? ये बड़ा है। सो a इज इक्वल टू 9/4 एंड b इज इक्वल टू 2। तो मुश्किल है क्या क्वेश्चन? बहुत आसान है। फाइंड रेशियो ऑफ 15c5 13c3। अरे दिखने लग गया ना, 15 का 13 बन गया, मतलब 2 बार हुआ होगा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। 5 का 3 बन गया, 2 बार हुआ होगा इस्तेमाल। यस और नो? तो क्या करूं? 15c5 को लिख दो, बोलो 15 और 5 बाहर निकाल दो, 15/5 क्या बच गया? 14c4। एक बार और निकाल दो, क्या बनेगा? 14/4 इंटू 13c3 डिवाइड बाय 13c3, कट जाएगा ना ये आ गया आंसर। 3 इंटू 14/4। मुश्किल है क्या? 21/2 आएगा। अब पुरानी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है, क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए भाई 15c3r 15cr+3 दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है? बराबर। NCA याद करो प्रॉपर्टी इज इक्वल टू NCB, दोनों चीजें बराबर है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहली A इक्वल टू B और सेकंड कौन सी है? A + B इज इक्वल टू N। सही है ना? चेक कर लेते हैं, हो सकता है दिस, तो ऊपर वाला तो सेम ही है, n और n सेम ही है, तो ये और ये क्या है? बराबर है। चेक कर लेते हैं। 3r इज इक्वल टू r+3, r को उठा के इधर लेके जाओ, 3r - r 2r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3/2। क्या बताओ r का वैल्यू 3/2 पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर r का वैल्यू 3/2 हो गया, सोच के देखना, तो 15c 3r मतलब 3 इंटू 3/2 क्या हो जाएगा? ये 9/2। मुझे एक बात बताओ, 15 लोगों में से 9/2 लोग सिलेक्ट कर सकते हो क्या? ये बात ध्यान रहे कि यहां जो भी लिखा होगा और यहां जो भी लिखा होगा वो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है ना? ओके।
और ऑब्वियसली ये जो टर्म है ये जीरो हो सकती है, ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए, प्लस ये वाली चीज इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर आपने कभी ऐसे लिख दिया 3C5, 3 में से 5 लोग सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा होना चाहिए। तो बोलो क्या ये क्वांटिटी कभी भी फ्रैक्शन हो सकती है? नहीं, मतलब ये हमारा जो आंसर है ये गलत आंसर है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये जो नीचे वाले हैं ए और बी, इनका सम n के बराबर है, तो क्या करेंगे बोलो 3r प्लस r प्लस 3r प्लस r प्लस 3 इज इक्वल टू n, मतलब 15। तो बोलो सॉल्व करके कितना आएगा, r इज इक्वल टू 3। ये पॉसिबल है, बहुत बढ़िया, यानी कि r इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, n plus 1 C3 plus n plus 1 C4 is greater than n C3. Find minimum value of n. आपको बताना है कि भाई n की मिनिमम वैल्यू क्या हो, सोच के देखना है, सोचना पड़ेगा ये क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने लगोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ बच सकती है। एक मिनट दे रहा हूं मैं आपको। एक मिनट करो, कुछ सोचो भाई। देखो एक तो चीज प्रॉपर्टी दिख गई आपको, प्रॉपर्टी क्या, ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, क्या करो ऊपर वाले में एक जोड़ दो, नीचे वाले में से बड़ा वाला सेलेक्ट कर दो, क्या आ जाएगा बताना, NC4 बन जाएगा। और राइट साइड में कौन है, NC3। इसका मतलब क्या हुआ कि n में से r लोगों को सिलेक्ट, n में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके n में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके से ज्यादा होने चाहिए। 4 लोगों को ज्यादा तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए और 3 लोगों को कम तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले तो जो n है वो r से हमेशा बड़ा होता है, ऊपर वाली चीज नीचे वाले से हमेशा बड़ी होती है ना। तो बोलो राइट साइड वाला क्या है कि n की वैल्यू कम से कम 3 है, n का वैल्यू कितना है भाई, मिनिमम 3 एटलीस्ट। और राइट लेफ्ट साइड वाला क्या कह रहा है, NC4 मतलब n का वैल्यू 4 के हिसाब से बना है, तो मतलब n की वैल्यू पर 4 रख के देखें क्या आएगा, 4 4 में से 4 लोगों में से एक, तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, n की वैल्यू मतलब 4 2 बन जाएगा 4, तो 3 है ना, 4 में 3 लोग ले करने कितने तरीके से 4, ठीक है। तो बोलो वो आ रहा है 1, वो आ रहा है 3, तो बोलो LHS R से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब हमारा जो हमने अज्यूम किया है कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए। फिर 5 रख के देखो, फिर 6 रख के देखो, 4 5 6 तीनों के LHS छोटा आएगा, RHS बड़ा आएगा, तो हमारी जीडीपी वेरीफाई नहीं होगी। 7 रख के देखो, फिर इक्वल आ जाएगा, है ना, 7 में से 4 को रिजेक्ट करना मतलब 3 को रिजेक्ट करना तो हुआ, तो 7 से ग्रेटर नहीं हुआ, इक्वल ही हुआ, तो अब इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये ऐसे कुछ जरूर बात। देखो मेन ये नहीं है कि सिर्फ क्लास में लिख दिया और उससे क्वेश्चन कर दिया, नहीं, हर एक प्रॉपर्टी का यूज किस तरीके से करना है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो जरूरी है। जेईई एडवांस के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। IIT जेईई एडवांस के मैथ के 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देख के ये पता नहीं चलता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है। मैं तो बोल रहा आज तुमने पढ़ा है, लेकिन जब तुमने चैप्टर पढ़ लिया ना, मैं उसके क्वेश्चन तुम्हारे सामने कौन से चैप्टर गए पता ही नहीं चलता, ठीक है। आइडेंटिफाई करना और हर एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन शुरू करना कैसे है, अच्छा इस क्वेश्चन में वही प्रॉपर्टी लगेगी, आइडेंटिफाई करना कैसे है, ये जरूरी है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई यूज्ड टू स्ट्रगल इन दैट, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे डिवेलप किया, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, अच्छा ऐसा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी हो रही है, ये प्रॉपर्टी ये आइडेंटिफिकेशन है ना, इस तरीके से हम मैथ करते हैं। क्लियर हुई बात भाई, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या है, 7 ग्रेटर देन n और 7 लेस देन n। अब ये जो बात है ये समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने ये आपको इस तरीके से नहीं समझाई, मैंने आपको वैल्यू पुट करने के तरीके से,
दोनों की बात, ठीक है। चलो हाँ, ये देखो गुड करके देख लिया ना, पहले n का वैल्यू 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, हर बार रिजेक्ट हो गया, 8 के लिए रखा तो ये सही आ गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 8। सही है भाई? ओके ओके, NC15 is equal to NC10, then find 27CN। अरे ध्यान से देखो, NCA is equal to NCB, तो क्या होगा, या तो नीचे वाले बराबर होंगे या उनका सम n के बराबर होगा, नीचे वाले बराबर तो नहीं है, नीचे वाला एक 10 है एक 15 वो बराबर तो है, तो क्या होगा 10 + 15 इज इक्वल टू n, n का वैल्यू 25, 27C n निकालना, 27C 25, 27 into 26/2, 27 into 13, सही है? कितना आएगा वो बताओ, 27 into 13 कितना होगा, बिना सोल्व के बताओ। 350 होना चाहिए, इसमें लिख रखा है क्या? मैंने सोचा कि तुमको वो मैं सिखाऊंगा कुछ, कौन सा गणित बोलते थे उसको पहले जमाने में। ये जो कैलकुलेशन होती है ना कि किसी भी नंबर का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लेते हैं 10 सेकंड में कर दिया बिना कैलकुलेशन, कुछ नहीं होता, वो सिंपल मैथमेटिक्स होता है, बहुत ही मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की बात, मैं इतने को मल्टीप्लाई कर कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के ट्रिक से बताओ, क्या बोले थे? 27 into 13 है, कैसे करना है? मैं कहता हूँ 27 into 13 की जगह लिख दो 27 into ब्रैकेट में 10 + 3, सही है? 27 into 10 270 प्लस 27 into 3 कितना होता है 81, तो 270 + 81, अब 81 भी मत जोड़ो, 270 + 80 जोड़ दो, फिर उसमें 1 जोड़ दो, 270 जमा 80 मतलब 27 जमा 8 35, 350 और 1 351, ऐसे कर। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे सोचते रहेंगे किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से, तो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं 69 into 9, तो कैसे करेंगे? 69 into 10 - 1, तो 69 into 10 690, माइनस 69 into 1 69, तो 690 - 69, 90 में से 21 घटा दो, सॉरी 90 में से 69 घटा दो 21 आएगा, तो 621 आ गया आंसर, है ना? वो कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, इतने का इतने से मल्टीप्लाई कर दो, इतने का इतने से कर दो, कुछ नहीं होता, सब बकवास, ठीक है। ओके, n + 1 C3 is equal to 2 times n C2, फाइंड n। खेल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, बस ओपन कर दो इनको, ये फॉर्मूला याद है ना, एनसीआर का फॉर्मूला याद है सबको, है ना? वही लगाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान। क्या क्या करना है बोलो? फॉर्मूला ओपन कर दो, एनसीआर ये हो गया, एनसीआर ये हो गया, बोलो क्या करो? n + 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n - r, दिस माइनस दिस, n + 1 ही है ना, हाँ, तो कितना आ जाएगा? n + 1 - 3, तो यानी कि n - 2 फैक्टोरियल, सही है, इज इक्वल टू 2 इंटू, बोलो क्या आएगा? n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, कट गया। n + 1 फैक्टोरियल को लिख दो, n + 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये भी कट जाएगा, 2 और 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, n + 1 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, n + 1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू, भाई है ना? फीलिंग नहीं आई? ऑल राइट, ठीक है, बस यहां तक पढ़ाना है मैंने, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। इसके आगे जो है ना वो एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर हम बाइनोमियल के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीआर एंड एनपीआर में कंफर्टेबल होना चाहिए बस। ऑल राइट, देखिए भाई क्या है, एनसीआर बाय एनसीआर -1 रेशियो निकालना है, ओपन कर दो, ये क्या है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल, ये क्या है? n फैक्टोरियल बाय r - 1 फैक्टोरियल n माइनस ब्रैकेट में r - 1 फैक्टोरियल, सही है।
कुछ कट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, लास्ट में ये आंसर आएगा। कर दिया कितना, n माइनस आर प्लस वन बाय आर। अब यही प्रॉपर्टी है आपकी अगली, क्या भाई, एनसीआर बाय एनसीआर माइनस वन क्या होता है, n माइनस आर प्लस वन बाय आर। सही है। क्या कह रहा है, देखो जब रेशियो लेना हो, क्या करना हो, रेशियो लेना हो किनका, ऐसे दो कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स का जिनका ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है। सही है, ऊपर बड़े वाला, नीचे छोटे वाला, तो क्या करोगे, n माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर। याद कर लिया, हो गया। सही है। अब ये देखो, ये याद है, a प्लस बी की पावर 0 1 होता है, a प्लस बी की पावर 1 a प्लस बी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है, a प्लस बी की होल पावर 4 क्या होता है, a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। सही है ना, क्लियर है। अब यहां से हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया और उसी के आधार पे हमने क्या बना दिया, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो बाइनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल, बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म्स, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। जैसे मैं लिख दूं x प्लस वाई, कितने टर्म्स हैं इसमें, दो, तो इसको क्या नाम देंगे, बाइनोमियल। अगर मैं सिंपली लिख देता x एक ही है तो लिख देंगे मोनोमियल। अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, कितने हो गए, तीन, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। खत्म होगी बात। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स वाला, दो टर्म वाला, इसकी कोई थ्योरम है, किस चीज की थ्योरम है, मैं कहता हूं इसकी कोई भी पावर n हो, उसको लिखने के तरीका जो होता है, जिस थ्योरम से बताया जाता है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, और वही हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल का अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया है। एनसीआर एनपीआर में आप कंफर्टेबल हो गए हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगे, तीन बाद में है, एक बीच में और एक ही लास्ट में, 5 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, ठीक है। आई विल सी यू टुमारो देन।